प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और मैं आज आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो कि क्लास 12 CBSE के अंदर आता है। और ये टॉपिक उन बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि अभी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, या फिर 12th में है, चाहे किसी स्टेट बोर्ड्स के हों या फिर CBSE बोर्ड के हों। लेकिन मेरे जो लेक्चर्स होते हैं वो अपलोडेड होते हैं फॉर द ज़्यादा जो बच्चे देखने वाले तो CBSE बोर्ड के लिए ही होते हैं, तो उनके लिए अपलोडेड है। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्या चीज, एक नया टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी किसी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की जब वो किसी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा। तो इसमें दो तीन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। इसमें दो तीन चीजें वो हैं जो याद रखनी हो, क्या है कि आपने फर्स्ट चैप्टर में क्या देखा होगा कि जब कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर एंगुलर फोर्स क्या लगता है, यानी कि हम बोलते थे वहां पे टॉर्क ऑन डाइपोल। डाइपोल पे टॉर्क क्या लगा था, तो वो आपको पता है कि P क्रॉस E लगा था, है ना। अगर वेक्टर फॉर्म बात करें तो हम बोल सकते हैं कि टॉर्क वेक्टर यानी टाउ वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, है ना। अगर हम बेसिक बात करें मैग्नीट्यूड्स के फॉर्म में तो हमारे पास फॉर्मूला आया था टॉर्क इक्वल्स टू P इंटू E साइन थीटा, where the theta is angle between the P vector and E vector। यानी डाइपोल मोमेंट के और इंटेंसिटी के बीच का एंगल क्या था, थीटा था। तो हम इसमें इसकी एनर्जी की बातें करेंगे, है ना। तो अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप अच्छे से देख लें उसको, जो एनर्जी आपकी, तभी हम जब पहले पोटेंशियल एनर्जी को समझे आप, उसके बाद इसको समझे इलेक्ट्रिक डाइपोल की एनर्जी को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान समझे आप। पहले मैं एक्सटर्नल कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूँ, है ना। और मान लेते हैं हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, है ना, E वेक्टर, जिसका जो डायरेक्शन है वो नॉर्मली इधर है ना। आप देख पा रहे हो, ये चीज दिख रही होगी आपको। अब मैं क्या करता हूं, इसमें एक डाइपोल को रखता हूं, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल सकते हैं, डाइपोल तो होता ही है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल पता है आपको क्या होता है, सेम चार्ज बट अपोजिट इन मैग्नीट्यूड्स, है ना। जो कि डाइपोल लेंथ जो होती है वो 2a होती है ना, 2a। और देखो यही कंडीशन है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E है, हमारा कोई डाइपोल है जिसका टोटल लेंथ क्या है, 2a है, -q से +q तक, है ना। और इसमें जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, आपको पता होगा, ठीक है ना। चलिए भाई, तो हमारा जो डाइपोल है ना वो एक प्रकार का फोर्स गेन करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। तो अब वो फोर्स कौन सा होता है, ध्यान समझे आप। तो इस पे लग रहा है फोर्स, जो लगेगा वो इधर लगेगा, क्या चीज, Q इंटू E का, आपने पढ़ा है ना ये वाला फोर्स, है ना। ये कैसे आता है, तो E इक्वल्स टू F बाई Q आपने अगर पढ़ा होगा, क्या चीज, F बाई Q अगर पढ़ा होगा तो ये फोर्स उस टाइम का आया होगा, यानी कि F इक्वल्स टू E इंटू Q, है ना। ये समझ रहे होंगे आप। इस पे बात करें तो इस पे ही फोर्स लगेगा, लेकिन वो इधर लगेगा, -q इंटू E, है ना। इस पे फोर्स इधर ये है, इस पे फोर्स इधर है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलो भाई, अब हम क्या देखने वाले हैं, ध्यान से समझें आप। जब हमने इसको इनिशियली रखा, जब हमने क्या रखा, इसको इनिशियली रखा, जब हमने स्टार्टिंग में इस डाइपोल को रखा तो हमने क्या देखा कि एंगल कितना बन रहा है, θ1। किसके साथ, एंगल किसके साथ बन रहा है, तो P है ये और E है ये, है ना। तो E से P के बीच में एंगल जो बन रहा है कितना बन रहा है, θ1 बन रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपको यहाँ पे टॉर्क बताना हो, है ना, टॉर्क मतलब बोल रहे हो एंगुलर फोर्स। चलो मैं पहले थोड़ा सा लिख लेता हूँ उसके बारे में, है ना। क्या चीज, वी हैव टू consider an electric dipole which is placed in a uniform electric field E at an initial angle of uniform electric field E, है ना, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, ऑफ डाइपोल मोमेंट P लिख लेना, ऑफ P, है ना, एट एन इनिशियल एंगल ऑफ, है ना, इनिशियल एंगल क्या रहा है, इनिशियल एंगल ऑफ θ1 with the electric field,
यानी कि जो एंगल बन रहा है किसके किसके बीच में बन रहा है, डायपोल के और इलेक्ट्रिक फील्ड के, है ना। तो ये आपकी कंसिडरेशन है सारी ना। द एंगुलर फोर्स एक्सपीरियंस बाय, कौन एक्सपीरियंस करेगा, हमारा डायपोल। द एंगुलर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक डायपोल, जो एंगुलर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो कितना होगा, तो टॉर्क इक्वल्स टू आपने देखा होगा, पढ़ा होगा आपने, है ना, क्या होता है, तो P E sin थीटा, है ना। ये क्या था, इसके ऊपर एंगुलर फोर्स था। अगर हमने रखा है थीटा 1 पे, तो इसके ऊपर जब फोर्स लगेगा ना, एंगुलर जब फोर्स लगेगा तो ये मोशन करते हुए कहां तक आएगा, ये मोशन करते हुए कहां तक आएगा, मोशन करते 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 अपने स्टेबल पोजीशन को गेन करेगा। तो हम मान लेते हैं, ध्यान से समझे मेरी बात, हम मान लेते हैं कि ये आ गया अपने इस पोजीशन पे, इनिशियली तो ऐसा था, लेकिन हम मान लेते हैं कि फाइनल ये अपने इस पोजीशन पे आ जा रहा है, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट को गेन कर दे रहा है, ठीक है। तो इस पोजीशन तक आ रहा है, ठीक है ना। तो वो फाइनल कहां तक आ रहा है, पहले थीटा 1 पे था, तो फाइनल कहां पे आया, तो हम मानते हैं फाइनल पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा 2 का बन रहा है। यानी कि जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा वो कितना करेगा, डी थीटा। इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल या फिर डाइपोल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो डी थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, φ1 माइनस φ2, है ना। ये टोटल φ1 था, इसमें φ2 घटा दे बदल जाएगा, ठीक है ना। अब इतना पहले नोट डाउन कर दें, उसके बाद मैं रेज करता हूं इसको। तो एंगुलर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है डायपोल द्वारा कवर्ड वो कितना है, डी थीटा है। अगर हम बात करें, इफ we have to find potential energy, है ना, of डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी अगर बतानी हो डाइपोल की, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, TW निकालना पड़ेगा, यानी कि स्मॉल वर्क डन निकालना पड़ेगा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। इनिशियली हमारा क्या था, जो डाइपोल रखा गया था ना वो कुछ ऐसा था, है ना। इस कंडीशन देखें अच्छे से, इस कंडीशन में रखा गया था, है ना, थीटा 1 पे, और ऐसे ऐसे करते हुए ऐसा आ गया था, थीटा 2 तक आ गया, मान लीजिए फाइनल पोजीशन क्या हो गई आपकी, थीटा 2 हो गई। तो ये जो इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया कितना हुआ, तो डी थीटा हुआ, है ना। तो आपको पता है कि जो वर्क डन निकालते हैं वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन निकाले तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जो वहां पढ़े थे हम वो क्या था, लीनियर फोर्स F इनटू S था, है ना। लेकिन यहाँ पे जो होने वाला है वो एंगुलर फोर्स मतलब टॉर्क मल्टीप्लाई बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, है ना। जितना डिस्प्लेसमेंट चला है तो कितना चला, डी थीटा, कितना फोर्स लगा, टाउ लगा, है ना। और वर्क निकाल रहे हैं, छोटा सा वर्क निकलेगा। अब जब छोटा सा वर्क निकलेगा ना, उसके बाद हम इस वर्क को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, लिमिट लगा के कि इनिशियली कहाँ था, है ना, और फाइनल पे कहाँ गया। तो जिस कंडीशन में वो इनिशियल था वो उसकी लोअर लिमिट हो जाएगी, और फाइनल पोजीशन में जिस कंडीशन में आया, है ना, यानी कहाँ पे आया, थीटा 2 पे, तो थीटा 2 क्या हो जाएगा उसका, आप समझ रहे होंगे, है ना, ये आपका अपर लिमिट हो जाएगा। चलो भाई, तो हमने क्या लिखा कि TW इक्वल्स टू टाउ का वैल्यू PE sin थीटा इनटू डी थीटा, है ना। ये हमारे पास जो है वो एक डिफरेंशियल फॉर्म है किसका, वर्क डन का ये डिफरेंशिएशन वाला फॉर्म है ना। इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब अगर जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है मूव्स फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, अगर थीटा 1 से थीटा 2 तक जा रहा है, इसका मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 टू थीटा 2, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 टू थीटा 2 किसका, तो PE sin थीटा इनटू डी थीटा, है ना। तो ये चीज आप समझ रहे होंगे।
चलो भाई, अब हम क्या करते हैं ध्यान से समझे। हम यहाँ पे वर्क डन निकालने वाले हैं ना, तो वर्क डन इक्वल्स टू हो जाएगा, है ना। वर्क डन कहाँ से कहाँ तक का, तो थीटा 1 से थीटा 2 तक का ये क्या है, वर्क डन है ना। अब डी डब्ल्यू नहीं रहा, अब ये इंटीग्रेट हो गया, तो हम बोल सकते हैं ऐसे कुछ कि वर्क डन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 इक्वल टू, अब जो जो चीजें कांस्टेंट उसको बाहर निकालें, तो डायपोल मोमेंट कांस्टेंट है और ई कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कांस्टेंट है, और डायपोल मोमेंट यानी कि 2a की लेंथ कभी चेंज नहीं होगा डायपोल की, और चार्ज भी जो है वो भी चेंज नहीं हो सकता है ना। तो अब क्या है, तो थीटा 1 से थीटा 2 तक क्या है, साइन थीटा इनटू डी थीटा, है ना। अब इसको थोड़ा लिख ले, इधर रिप्लेस करता हूं मैं। अब आगे देखें क्या है, तो वर्क डन क्या निकल रहा है हमारे पास, थीटा 1 से थीटा 2, है ना। तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास P इंटू ई, है ना, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 लोअर लिमिट, थीटा 2 और फाइनल लिमिट, है ना, इनिशियल लिमिट। ये क्या है, इनिशियल एंगल है ना, और ये क्या है, फाइनल एंगल है इसके साथ, है ना। तो बिटवीन किसके साथ भाई, तो P और E के बीच में, ठीक है ना। चलो इधर आ जाओ, तो W इक्वल टू निकल गया हमारे पास P इंटू ई, अगर हम माइनस को बाहर दें तो माइनस पी और cos थीटा अपर लिमिट, है ना, विद रिस्पेक्ट टू लोअर लिमिट, तो cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, है ना। इसका मतलब क्या है, W का जो फॉर्मूला निकला, है ना, वर्क डन का जो फॉर्मूला निकला वो क्या निकला, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बन जाएगा P इंटू ई, है ना, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो ये हमारे पास टोटल फॉर्मूला है। अगर कोई डायपोल इनिशियल एंगल थीटा 1 पे रखा जा रहा है और फाइनल थीटा 2 तक जा रहा है, वो फाइनल एंगल थीटा 2 तक फाइनल पोजीशन में जा रहा है, उसके बीच में हमें वर्क डन पता चल सकता है। यानी कि वर्क डन का मतलब, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखें, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर एनर्जी देखें तो इसका मतलब ये है क्या चीज, U इक्वल्स टू, है ना, जितना वर्क डन किया डायपोल उतना उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। चलो तो U इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, U कुछ ऐसा बनाते हैं पोटेंशियल के लिए, है ना, ऐसा कुछ, ठीक है। तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, थोड़ा अच्छा बड़ा बना देता हूं मैं, है ना, P E cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। This is your potential energy for a dipole when it is placed in a uniform electric field E। ठीक है, तो हमें आपको क्या पता होना चाहिए, थीटा 1 क्या पता होना चाहिए, थीटा 2 तक पता होना चाहिए, और P तो पता ही होगा आपको कैसे निकालते हैं, है ना। P कैसे निकालते हैं, तो P इक्वल्स टू फार्मूला होता है Q इंटू 2a, कोई एक चार्ज, है ना, मल्टीप्लाई बाय डायपोल लेंथ, ठीक है। तो बोल सकते हैं हम, अगर यहाँ पे रखते हैं क्या चीज, 2qa अगर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2qa e इन ब्रैकेट cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। दिस इज योर टोटल फार्मूला। अगर अब मैं बात करूं एक चीज की, है ना, तो वो क्या है कि अगर कोई भी डायपोल आपका है, इलेक्ट्रिक डायपोल, और किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जा रहा है वो, और जो एंगल इनिशियली रखा जाएगा, है ना, यानी कि आप बात कर सकते हैं थीटा 1 की, है ना, तो जो अगर इनिशियली एंगल 90 डिग्री पे रखा जा रहा है, कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी, ध्यान से देखें, कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, है ना, ई है और परपेंडिकुलर रखा जा रहा है ना, यानी कि एंगल क्या बन रहा है, थीटा 1 इनिशियल केस में 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा प्लस क्यू, ये हो जाएगा माइनस क्यू, पी ऊपर चला जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा 2। ये कुछ कंडीशन है ना, छोटा सा हमने बनाया फिगर, ज्यादा ये हुआ है नहीं कुछ। चलो तो अब हमारे पास अगर कोई भी आपका डायपोल, है ना, इनिशियल एंगल 90 पे रखा जाता है, और हम मान लेते हैं कि फाइनल एंगल जो थीटा 2 है, लिख लो अच्छे से इसको, इफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल
is kept is placed लिख लो, है ना, प्लेस ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, placed in a uniform electric field E at an angle of 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि थीटा 1 क्या होगा 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री पे रखा गया। and moves finally and after some time, है ना, कुछ देर बाद कहाँ पे जाएगा थीटा 2 पे। and फाइनल बोल सकते हैं आपका फाइनल पोजीशन, है ना, एंड फाइनल पोजीशन एट एंगल ऑफ थीटा 2 इक्वल टू थीटा, मान लेते हैं कहीं भी जा सकता है ना, तो 90 डिग्री पे रखा गया तो या तो इधर भी जा सकता है और इधर भी, है ना, तो कहीं पे भी जाए, मान लो थीटा 2 पे जा रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं u का, है ना, तो क्या आता है ध्यान से समझें इधर, है ना, ध्यान से समझेंगे इधर क्या आ रहा है। तो फार्मूला क्या है, p इंटू ई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये आपने पढ़ा ना अभी, ये आपने अभी पढ़ा। अब क्या है कि ये किसके इक्वल होगा, तो p इंटू ई तो है ही, अब cos थीटा 1 कितना है, तो भाई 90 है, तो cos 90 माइनस cos थीटा, है ना, थीटा 2 इक्वल टू क्या है, मैंने बताया अभी थीटा है। और चलिए देखें क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होगी, cos 90 वैल्यू होती है 0, तो p इंटू ई, है ना, 0 माइनस cos थीटा, तो फाइनल क्या हो जाएगा आंसर इसका, p इंटू ई इंटू cos थीटा, क्या है ये एनर्जी है ना। और यहां से हमने देखा कि अगर वेक्टर फॉर्म में हम देखें इसको, किसके फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, है ना, इन वेक्टर फॉर्म में देखें तो क्या आ जाएगा, u इक्वल टू, u आपको पता है ना, एनर्जी है, और एनर्जी आपको पता ही है बहुत पहले से स्केलर होती है। क्यों स्केलर होती है, बिकॉज इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ आपका f इंटू एस का भी होता है और साथ साथ इसका भी हो जा रहा है, देख लो। तो p अगर cos थीटा है, इसका मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट है किसका, तो p डॉट e का, है ना, p डॉट e का, यहाँ पे माइनस भी होगा, है ना, तो माइनस लिख लो आप, माइनस p डॉट e का, क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, आप जितना लिख लो। तो अब हम बात करेंगे कि डिफरेंट केसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। डिफरेंट केसेस का मतलब कि जैसे बहुत सारे पेपर्स में आप देखे होंगे, है ना, कि पूछता है कि किस कंडीशन में स्टेबल डाइपोल रहेगा, किस कंडीशन में अपने अनस्टेबल पोजीशन में रहेगा, किस कंडीशन में इसकी एनर्जी जीरो होगी बिल्कुल, है ना, तो ये सारी बातें पूछता रहता है। और बोर्ड में तो खास करके, है ना, कि हर अल्टरनेट ईयर्स में इस पे क्वेश्चन आए हैं कि किस स्टेबिलिटी को डिफाइन करना होता है, कि किस एंगल पे वो अपने स्टेबल पोजीशन में रहेगा डाइपोल, किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखा जा रहा है, और किस एंगल पे वो अपने अनस्टेबल पोजीशन में रहेगा, ठीक है। तो उसी पे बात करने वाले हैं हम। तो पहला है ना, स्टेबल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि डाइपोल का कौन सा पोजीशन है, ये सबसे स्टेबल पोजीशन है। और आपको पता होगा कि सबसे स्टेबल पोजीशन में कोई पार्टिकल, कोई भी मैटर एग्जिस्ट तब करता है जब उसकी टोटल एनर्जीज हो वो बहुत ही कम हो, जितना कम हो सकती है अगर उतना ही कम हो तो सबसे ज्यादा अपने आप को बैलेंस्ड फील करेगा, है ना। मैं ही हूँ, खैर मैं तो, अब मैं क्या हूँ, जब सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, है ना, या फिर कोई भी चीज़ है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जितनी ही कम रहेगी उतना ही अपने आप को नॉर्मल फील करेगा, यानी कि बैलेंस्ड फील करेगा, है ना, अच्छा फील करेगा। यही बात है इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ भी। स्टेबल पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा अभी कि u इक्वल टू माइनस p इंटू ई कॉस थीटा, है ना, और थीटा क्या था, थीटा 2 इक्वल टू क्या था, थीटा था, है ना। यानी फाइनल किस पोजीशन में वो डाइपोल रहे, फाइनली किस पोजीशन में वो डाइपोल आ जाए ताकि
वो जो टोटल वैल्यू है वो स्टेबल बन जाए, यानी कि स्टेबल बनने का मतलब है कि सबसे कम हो जाए, है ना, सबसे कम हो जाए किस कंडीशन में वो आए। ठीक है, तो हम बोलेंगे इस कंडीशन में सबसे कम वैल्यू कॉस की कितनी होती है, कॉस की सबसे कम वैल्यू कब हो सकती है, या फिर हम अगर बात करें तो P इंटू ई तो लगाया ही है इसने, है ना, P इंटू ई तो लगाया ही है, माइनस P लगाया है, यानी कि निगेटिव तो पहली बात होगी। अब इसकी वैल्यू कितनी रखें, है ना, ताकि हमारी टोटल एनर्जी है वो मिनिमम आ जाए, टोटल एनर्जी है वो मिनिमम आ जाए, है ना। तो हम बोलते हैं कि व्हेन थीटा इक्वल टू, बोलिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अगर उसी डायरेक्शन में डाइपोल माइनस क्यू इधर प्लस क्यू आ जाए तो P की भी डायरेक्शन क्या होगी, इधर ही होगी, Q डायरेक्शन, एंगल जो मिलेगा वो 0 डिग्री मिलेगा ना। तो अब देखते हैं हम, तो U की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो माइनस P इंटू ई कॉस 0 डिग्री। इसका मतलब U इक्वल टू क्या मिलने वाला है, माइनस P इंटू ई, है ना। और ये मिनिमम एनर्जी का केस है, किसका है, मिनिमम एनर्जी, है ना। एनर्जी क्या है, बहुत सबसे कम एनर्जी है, माइनस पी जो है वो डाइपोल की सबसे कम एनर्जी होती है ना। तो मिनिमम एनर्जी का केस है, और साथ ही साथ स्टेबल पोजीशन भी है, ये स्टेबल पोजीशन भी है ना। इन चीजों को लिख लेंगे आप। दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं, अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे, अनस्टेबल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी अनस्टेबल पोजीशन में कब रहेगा। तो आपको फार्मूला तो पता ही होगा, है ना। इस फार्मूले को मैं इतना बार लिख दूंगा कि आपको ऐसे याद हो जाएगा, P माइनस पी कॉस थीटा, है ना। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अगर थीटा व्हेन थीटा 2 इक्वल टू थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मतलब क्या है, एंटी पैरेलल। पहले कंडीशन क्या पढ़ा हमने, उसी डायरेक्शन में जा रहा था, यानी कि पैरेलल था, लेकिन अब क्या है, एंटी पैरेलल है ना। अब क्या है, एंटी पैरेलल है, इसका मतलब U इक्वल टू माइनस पी इंटू ई होगा, और कॉस क्या रखेंगे हम, 180 रखेंगे, क्या रखेंगे, तो 180, और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो U इक्वल टू P इंटू ई, है ना, और ये क्या हो जाएगा, -1। तो फाइनली हमारा जो एनर्जी का फॉर्मूला बना, है ना, वो क्या बना, प्लस P इंटू ई, और ये जो होती है वो उसकी मैक्सिमम एनर्जी होती है, डाइपोल की क्या होती है, मैक्सिमम एनर्जी होती है, कब, जब वो किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जा रहा है, ई में, ठीक है ना, मैक्सिमम एनर्जी है। साथ ही साथ ये और क्या है, अनस्टेबल पोजीशन भी है, अगर इतनी एनर्जी होती है तो क्या हो जाएगा, वो अपने अनस्टेबल पोजीशन में रहेगा, पोजीशन, है ना। और एक बात और कि अगर स्टेबल पोजीशन में रहे तो उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया अनस्टेबल पोजीशन। थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे। तो पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी से आप क्या समझ पा रहे हो कि जो एनर्जी होगी, है ना, वो क्या होगी, जीरो होगी। पोजीशन, कंडीशन ऑफ जीरो एनर्जी या फिर पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी, कि किस कंडीशन में डाइपोल किस कंडीशन में रखा जाए, किस पोजीशन में रखा जाए ताकि उसकी एनर्जी क्या हो, जीरो, है ना। अब क्या लाना है आपको, टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, वो क्या लाना है, जीरो लाना है, यानी U माइनस पी इंटू ई कॉस थीटा क्या लाना है, ये टोटल की वैल्यू क्या लानी है, हमें जीरो लानी है, क्या लानी है, जीरो, है ना। अब सोच के बताइए किस कंडीशन में जीरो आता है, यानी कॉस थीटा किस एंगल के लिए जो टोटल वैल्यू होती है कॉस की वो जीरो हो जाती है। तो आप बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने पढ़े होंगे, है ना, वैसे अगर नहीं पढ़ा होगा 10th में भी पढ़े होंगे, तो कॉस के 90 डिग्री के लिए जो एनर्जी होती है वो जीरो हो जाती है, यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी हो, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है बहुत सारी, है ना, और उसमें ऐसे रखा गया है, इस कंडीशन में है ये डाइपोल, है ना, डाइपोल क्या है, अपनी इस कंडीशन में है, यानी कि 90 एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे है, तो जो टोटल एनर्जी होगी उसकी वो क्या बोलेंगे हम, जीरो होगी, जीरो होगी। चलिए, इसका मतलब हमें एंगल कितना मिला, है ना, व्हेन एंगल बिटवीन P एंड
ई इक्वल्स टू पी और ई के जो बीच में एंगल बना इज 90 डिग्री। इसका मतलब कि जो थीटा की वैल्यू है वो क्या होगी 90, ये कंडीशन है ना। देखो अब तो u इक्वल टू क्या मिला हमें, तो माइनस पी इंटू ई कॉस 90 है ना। तो u क्या हो गई, ये जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, टोटल एनर्जी क्या कर देगा जीरो। तो ये हो गई कंडीशन ऑफ जीरो एनर्जी। यानी कि हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। तो पहला चीज क्या पढ़ा आज हमने, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी अगर थीटा 1 से थीटा 2 तक जा रहा है तो, है ना। तो क्या होगी, तो u इक्वल टू है ना, u इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, p इंटू ई इन ब्रैकेट cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। दूसरी पॉइंट पढ़ा हमने, दूसरा पॉइंट जो था हमारा वो क्या रहा कि जब कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इनिशियली एंगल 90 डिग्री पे रखा जाएगा और फाइनल थीटा तक जा रहा है तो उसके लिए एंगल, उसके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा कि माइनस पी इंटू ई कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद 3 स्पेशल केसेस पढ़े हमने, है ना। एक तो स्टेबल का, एक अनस्टेबल का, और फाइनल लास्ट जो था वो किसका था, जीरो एनर्जी का था, ठीक है ना। तो कब स्टेबल कब अनस्टेबल, ध्यान समझ लीजिए। स्टेबल तब रहेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और साथ ही साथ जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो एक दूसरे के पैरेलल हो, यानी सेम डायरेक्शन में हो, तब क्या होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, ध्यान से याद रखना। अब दूसरा पॉइंट अनस्टेबल के लिए था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर लेकिन डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर, एंड जो पी है उसका डायरेक्शन इधर। तो 180 एंगल बन रहा था तो एंटी पैरेलल था, और एंटी पैरेलल में जो एनर्जी थी वो मैक्सिमम थी, कितनी थी, तो प्लस पी ई था, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आया हमने, तो थर्ड पॉइंट आपके सामने दिख रहा होगा, कंडीशन ऑफ जीरो एनर्जी। किस कंडीशन में डाइपोल की जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो होगी, किस कंडीशन में होगी, तो व्हेन एन एंगल बिटवीन द पी एंड ई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा, एंड थीटा क्या होगा 90 डिग्री, और थीटा के 90 डिग्री के लिए जो उसकी एनर्जी होगी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर, है ना, ऑफ अ कंडक्टर, कि जब कोई कंडक्टर एक रखा जाता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रखा जाता है तो उस पर क्या क्या, है ना, बातें चलती हैं।